सर स्टार्ट। चलिए देखिए, गवर्नर जनरल और गवर्नर की नियुक्ति इसीलिए की गई थी भारत में कि वो 1764 के पहले कंपनी का उद्देश्य था अधिक से अधिक व्यापार करना। ठीक है, देखिए उद्देश्य आप लोग समझते रहिएगा। पहले ये उद्देश्य था कि भारत में जो कंपनी बनी है वो कपड़े का व्यापार करती थी और कपड़े का ही व्यापार करेगी। लेकिन जब बक्सर का युद्ध जीता तो उनको इन राजाओं से, जमींदारों से और भी आय एक्स्ट्रा प्राप्त होने लगी। तो 1764 के बाद कंपनी ने ये उद्देश्य रखा कि अधिक से अधिक विस्तारवादी नीति। तो किसी गवर्नर जनरल को ये कहा गया कि आप अधिक से अधिक विस्तारवादी नीति अपनाइए। किसी से ये भी कहा गया, कोई गवर्नर जनरल ने नहीं किया, हस्तक्षेप, कोई हस्तक्षेप भी नहीं किया। तो हर गवर्नर जनरल का अपना एक अलग उद्देश्य था। लेकिन ज़्यादातर जो गवर्नर जनरल थे उनकी यही नीति थी कि अधिक से अधिक क्षेत्र को जीत लिया जाएगा। और जाहिर सी बात है, जब क्षेत्र को जीता जाएगा तो उस क्षेत्र से भूमि कर अब स्वतः मिल जाएगा। क्योंकि अंग्रेज लोग भूमि कर जो क्या कहते हैं पैसा था वो एक अपनी व्यवस्था करके आय कमाते थे उस क्षेत्र से। दूसरी बात ये थी कि वो व्यवसाय भी करते थे, क्षेत्र भी मिलता था और आसपास क्षेत्र में व्यवसाय भी करते थे। आगे चल के क्या हुआ, उन्होंने जबरन जो नकदी फसल है, पहले यहाँ जो गेहूँ चावल जो भारत की फसल थी, जौ चना, उसके स्थान पे आगे करके 19वीं शताब्दी में उन्होंने नकदी फसल बोया। वो फसल अपने उपयोग के लिए नहीं बोते थे, यहाँ से खरीद कर बेच देते थे। इसकी मांग थी विदेशों में, जैसे क्या कहते हैं नील हुआ, जैसे क्या कहते हैं आपका चाय हुआ, तंबाकू की खेती करते हैं, ठीक है, कपास की भी वो खेती करवा रहे हैं। इसका क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक यहाँ से कपड़े को क्या कहते हैं बेचा जाए। ये देखिए इनका, ये आपको ये आर्थिक नीति में हम बताएंगे तो ये अंग्रेजों की ये चाल थी कि यहाँ से अधिक ये कब तक चलता रहा। इन्होंने अधिक खेती यहाँ पे करा के ये व्यवसाय करने लगे कपड़े का यहाँ। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति हुई इंग्लैंड में, यानी मशीन का आविष्कार हुआ, तो जब मशीन बनेगा तो मशीन के लिए क्या चाहिए? कच्चा माल। तो इन्होंने फिर यहाँ पे कच्चा माल तैयार करवाया, यानी सिले सलाए वस्त्र नहीं, उनको क्या चाहिए था? कच्चा माल। ठीक है, तो यहाँ से फिर उन्होंने अपने यहाँ कच्चा माल यहाँ से लिया, अपने यहाँ से कपड़ा बनवाया और कपड़े का निर्यात भारत में कर दिया। उनकी देखिए आर्थिक नीति 3 प्रकार की थी। पहले हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल लाल पिंटो, इनके काल में लाहौर यानी पंजाब राज्य में एक संधि हुई थी, अमृतसर की संधि। अमृतसर की बहुत फेमस संधि हुई थी। पंजाब एक राज्य था, आप लोग को देखिए क्या कहते हैं, मुगल काल में भी बता चुके हैं। दिल्ली पंजाब में जब बाबर ने आक्रमण किया था तो इब्राहिम लोदी के क्या कहते हैं भाई महमूद लोदी, ठीक है, महमूद लोदी शासक था पंजाब में ही। जब मुगल शासक क्या कहते हैं अहमद शाह था, तो अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया और पंजाब राज्य को जीत लिया था। उस पंजाब राज्य में बाद में सिख गुरु हुए। कितने गुरु हुए थे? 10 हुए थे। गुरु नानक से लेके गुरु गोविंद सिंह 10 गुरु हुए थे। लेकिन इन गुरु लोगों का काम था धार्मिक काम था, इनका कोई काम राजनीतिक नहीं था। लेकिन जब गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, अपना धार्मिक कार्य अंत में उन्होंने राजनीतिक, यानी बंदा बहादुर एक नेता हुआ, उसको सौंप दिया। और बंदा बहादुर के समय में सिख लोगों ने राजनीतिक कार्य करना शुरू कर दिया, यानी क्षेत्र को जीतना शुरू किया। तो बंदा बहादुर के समय से ही पंजाब में सिख गण, यानी सिखों लोगों का गढ़ हो गया था पूरा उस समय पंजाब में। तो पंजाब में उस समय कई मिसल थे, कई राज थे। उसी में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राणा रणजीत सिंह। राणा रणजीत सिंह ये शासक थे। हम आपको जब मराठा साम्राज्य बता रहे थे तो हमने बताया था, देखिए आवाज़ बिल्कुल मत करिए, कहानी सुन लीजिए, इसी कहानी से ही क्वेश्चन आने वाला है। इतिहास भूलने वाला है, लेकिन अगर ध्यान से सुने रहेंगे तो निश्चित ही
कहानी में ही दम है, आप तत्व में दम नहीं है। तत्व में तो अभी आप पीछे पूछेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कंफ्यूजन नहीं होगा। मराठा का युद्ध हो रहा था, ठीक है, मराठा का युद्ध हो रहा था। उस समय लॉर्ड वेलेंसी भारत के गवर्नर जनरल थे और मराठा पे आक्रमण किया जा रहा था। उसी समय एक होलकर वंश था, उसी का एक क्या कहते हैं जसवंत राव होलकर, जसवंत राव होलकर, इसको ये अंग्रेज से पहले पराजित नहीं हुआ तो इसी का पीछा किया जा रहा था, जसवंत राव होलकर का। तो जसवंत राव होलकर जाकर छिप गया अमृतसर में। उस समय अमृतसर क्या है, राणा रणजीत सिंह के पास था अमृतसर। तो राणा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के डर के कारण जसवंत राव होलकर की सहायता नहीं की, उसी प्रकार सहायता नहीं की जिस प्रकार इल्तुतमिश ने किसकी सहायता नहीं की थी। चंगेज खां का एक दूत आया था, ठीक है, बताइए चंगेज खां ने किस दूत को भेजा था? इसको बंद कर दीजिए। चलिए तो देखिए चंगेज खान ने किसको भेजा था? जलालुद्दीन मंगमरनी को। मतलब जलालुद्दीन मंगमरनी डर के मार आया था चंगेज खान से। वैसे ही जसवंत राव होलकर अंग्रेजों के डर के कारण रणजीत सिंह के पास गया, लेकिन रणजीत सिंह ने सहायता नहीं किया अंग्रेजों के भय के कारण। बाद में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में एक संधि होती है। अंग्रेज लोग पंजाब पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। ये संधि हुई थी 1809 ईस्वी में, लाहौर की संधि। इस संधि में सतलज नदी को ही केंद्र बिंदु माना गया था, यानी सतलज नदी के बाएं साइड, सतलज नदी के पश्चिम, सतलज नदी के बाएं साइड का क्षेत्र मिल गया राणा रणजीत सिंह, ठीक है, और पूरब का बाएं साइड मतलब पश्चिम, और पूरब का क्षेत्र मिल गया अंग्रेजों को। यानी राणा रणजीत सिंह क्या कहते हैं, पूरब की तरफ नहीं जाएंगे सतलज नदी के। तो अंग्रेजों से यह संधि हुई। इस संधि से अंग्रेजों ने पंजाब के क्षेत्र में एक रेजिडेंट रख दिया, यानी रेजिडेंट का मतलब होता है एक कंट्रोलर रख दिया। और रणजीत सिंह पश्चिम में अपना क्या कहते हैं विस्तार कर दिया रणजीत सिंह ने, और रणजीत सिंह ने कई क्षेत्र को उस समय जीता भी। तो ये 1809 की संधि हुई थी। ये लॉर्ड मिंटो शासक थे। इस संधि पर हस्ताक्षर किया था चार्ल्स मैकडाफ। और दूसरा, इस संधि के तहत एक रेजिडेंट कहा जाता है सर, ये रणजीत सिंह की भूल थी कि उन्होंने ये संधि की। रणजीत सिंह ने भूल तो की, मराठा मदाराओं की सहायता करना चाहिए था, नहीं किया उन्होंने सहायता। आखिरकार उनको खुद अंग्रेजों के चंगुल में फंसकर ये संधि करनी पड़ी। इस संधि से यही हुआ कि वो पूरब में नहीं बढ़ सकते थे, पश्चिम में अपना विस्तार कर सकते थे। पश्चिम में विस्तार किया उन्होंने। आपको और बता दें, इसी के बाद अफगान का ही एक शासक रहता है शाह शुजा, उसी ने रणजीत सिंह को हीरा दिया था, कोहिनूर हीरा, ठीक है, शाह शुजा। ये अभी और आगे आपको बताते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संधि हुई थी लॉर्ड मिंटो के कारण। इस संधि से पंजाब के क्षेत्र में दखल देना अंग्रेजों ने शुरू कर दिया, यानी व्यापार व्यवसाय करना शुरू कर दिया। लॉर्ड मिंटो के बाद गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये इसका काल है 1813 से 1823। ये बहुत ही साम्राज्यवादी नीति था। वो ये सिर्फ विस्तार करने के लिए ही काम करता था, और इसी ने पूरे मराठा साम्राज्य का अंत कर दिया। जो मराठा साम्राज्य विकसित हुआ था शिवाजी से और पेशवाओं के काल में विकास किया था, इसने पूरा कर दिया। उस समय कौन पेशवा था? लॉर्ड हेस्टिंग के समय कौन पेशवा था? देखिए क्वेश्चन तो यही आता है ना, बाजीराव बाजीराव सेकेंड, ये बाजीराव द्वितीय था।
लॉर्ड हेस्टिंग के समय 3 बहुत महत्वपूर्ण संधियां हुई थी। इसी संधि से मराठा और पेशवा और उनके अधीन जितने भी बड़े बड़े जमींदार थे, जैसे सिंधिया थे, जैसे भोसले थे, होलकर, इनको संधि करनी पड़ी। इस संधि से पूरा मराठा का क्षेत्र, मराठा यानी पश्चिम महाराष्ट्र, गुजरात, बुंदेलखंड, राजस्थान, पूरा क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ा। और ये 3 बहुत महत्वपूर्ण संधियां हुई थी। पहली संधि हुई थी आपकी नागपुर की संधि, और दूसरी हुई थी आपकी पूना की संधि, फिर आपकी संधि हुई थी आपकी ग्वालियर की संधि, और अंतिम एक संधि हुई थी मंदसौर की संधि। ये 1816, 1817, 1817, 1818 ये चारों संधि हुई। इस चारों संधि के तहत पूरा मराठा और उसके आसपास का क्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। पेशवा जो थे बाजीराव द्वितीय, उनको 8 लाख रुपया पेंशन देकर कानपुर के बिठूर में बैठा दिया गया। ये लॉर्ड हेस्टिंग के काल में यानी मराठा साम्राज्य का अंत हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग के ही काल में नेपाल से युद्ध हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 नेपाल का युद्ध। ये नेपाल का युद्ध हुआ था 1814 से 1816। नेपाल का शासक था अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया अंत में। और 1816 की बहुत महत्वपूर्ण संधि हुई थी संगोली की संधि। संगोली कहाँ है सर? ये संगोली की संधि नेपाल में, ये नेपाल में था, ये नेपाल में ही है। ये उस समय ये संधि की, इस संधि से देखिए अंग्रेजों को क्या मिला। अंग्रेजों ने जो उत्तराखंड के महत्वपूर्ण जिले इस समय है वो मिल गया उनको, गढ़वाल मिल गया, कुमायूं मिल गया, गढ़वाल, कुमायूं, नैनीताल, ये अंग्रेजों को प्राप्त हो गया नेपाल से। ये अंग्रेजों को ये क्षेत्र का विस्तार ये मिल गया। ये 1816 की बहुत महत्वपूर्ण संधि। दूसरा, इसमें अंग्रेजों को व्यापार का एक प्रतिनिधि मंडल नेपाल में चला गया, व्यापार का प्रतिनिधि मंडल। दूसरा, व्यापार प्रतिनिधि मंडल नेपाल में चला गया। तीसरा ये था कि अंग्रेजों ने ये भी शर्त लाद दिया नेपाल पे कि कोई विदेशी व्यक्ति को आप सहायता नहीं करेंगे, विदेशी को। तो नेपाल के से ये क्या कहते हैं महत्वपूर्ण एक क्या कहते हैं विजय, इनको ये क्या कहते हैं लिया जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में ही एक लुटेरी जनजाति थी, एक लुटेरी जनजाति हुआ करती थी जिसका नाम था पिंडारी। ये पिंडारी लोग वास्तव में लूटते थे, मराठा साम्राज्य यानी मराठा के साथ रहते थे, सिंधिया के साथ भी ये लोग रहते थे। और इनको रखा जाता है लूट, और लूट के माल पे इनको एक कर भी मिलता है जिसको वाल पुट्टी कहा जाता था। वाल पुट्टी एक कर था जो पिंडारी लोग लेते थे, दिया जाता था ये लूट पर। मराठों को बड़ा फायदा होता था इस लुटेरे जनजाति से, अंग्रेजों से भी इसका ही सामना करते थे। इसके लिए लॉर्ड हेस्टिंग ने एक टीम का गठन किया। उसने 2 क्षेत्र, उत्तर और दक्षिणी क्षेत्र, 2 टीम का चयन किया। उत्तरी क्षेत्र का कमान तो लॉर्ड हेस्टिंग का पास स्वयं था, और दक्षिण का कमान जो था ये टॉमस स्लो
दक्षिणी क्षेत्र का जो कमान था वो टामिस्लो। इस समय 4 ऐसे पिंडारी नेताओं का नाम मिलता है जो उस समय लीडर का काम करते थे। उनका नाम भी था, ये पिंडारी जो नेता थे, जीतू खां, वासिफ मोहम्मद, करीम खां और आमिर खां। अंग्रेजों ने ये कमान चलाया और एक अंग्रेज के ही एक नेता का नाम था मैल्कम। मैल्कम के प्रयास से इन पिंडारियों का दमन होना शुरू हो गया। अंत में पिंडारी पकड़े गए तो आत्मसमर्पण किया। जीतू खां को तो चीता ने खा लिया। और ये वासिफ मोहम्मद ने सिंधिया के सामने समर्पण किया। इसको गाजीपुर में बंद किया गया। गाजीपुर के जेल में इसने आत्महत्या कर लिया। वासिफ मोहम्मद आत्महत्या कर लिया गाजीपुर। और करीम खां, ये करीम खां को क्या कहते हैं, ये इसने मैल्कम के सामने समर्पण कर दिया। इसको गोरखपुर जिले में एक जागीर दे दी गई, गौस की जागीर, गौस की जागीर गोरखपुर। और आमिर खां को भरतपुर में डोम की जागीर। तो इस प्रकार ये जितने भी ये क्या कहते हैं आपके ये पिंडारियों थे, इनका दमन करने का जो सीधा क्या कहते हैं जिसने किया वो लॉर्ड हेस्टिंग के काल में ही इस पिंडारियों का अंत हो गया। लॉर्ड हेस्टिंग के बाद गवर्नर जनरल बन के आए थे आपका लॉर्ड एमहर्स्ट। इनका काल था 1828। देखिए मुगल शासक का जो था, जो सम्मान कम नहीं हुआ था। थे तो वो राजा के रूप में तो थे ही भारत में, लेकिन पहली बार कोई गवर्नर जनरल था जो उनसे बराबरी से मिला। उस समय मुगल शासक था अकबर द्वितीय, लॉर्ड हैमर। पहले क्या है कोई जो है उनसे बराबरी से नहीं मिल पाता था। ये पहला गवर्नर जनरल था जो मुगल शासक अकबर द्वितीय से बराबरी से मिला, लॉर्ड हैमर। लॉर्ड हैमर के काल में एक युद्ध होता है आंग्ल और बर्मा का युद्ध। उस समय अंग्रेजों की जो सीमा थी वो पूरब में बर्मा की सीमा से मिलने लगी थी, बर्मा से मिलने लगी थी। तो प्रथम युद्ध होता है ये 1824 से 1826 के बीच, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। ये प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध ये होता है 1824 से 1826 के ईस्वी में। इस युद्ध में क्या कहते हैं बर्मा पर अंग्रेजों लोगों का आक्रमण किया जाता है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण संधि होती है, याद बंधु की संधि 1826। यादबंधु की संधि 1826 में होती है। इस संधि के तहत बर्मा का एक क्षेत्र, बर्मा का कुछ क्षेत्र अंग्रेजों को मिल जाता है और बर्मा को 3 करोड़ रुपया 3 करोड़ रुपया क्षति के रूप में क्षति के रूप में बर्मा को देना पड़ा। और बर्मा के एक छोटा सा क्षेत्र, दक्षिण का छोटा सा क्षेत्र
दक्षिण का छोटा सा क्षेत्र पीमू, इसको अंग्रेजों को देना पड़ा। और जो मणिपुर हम लोग जो राज देखते हैं ना, इसी बर्मा के युद्ध में मणिपुर स्वतंत्र हो गया। ये स्वतंत्र हो गया, ये बर्मा के युद्ध में। तो लॉर्ड हैमर्ट के काल में बर्मा का युद्ध हुआ था अंग्रेजों के समय। बर्मा अभी पूर्ण रूप से बर्मा विजय नहीं हुआ, छोटा सा क्षेत्र मिला 3 करोड़। और व्यापार करने के उद्देश्य से भी यहाँ पे एक चीज़ और हो गया कि व्यापारियों को भी मतलब ये छूट मिल गई। उस समय व्यापारियों को छूट नहीं थी बर्मा पे जाने के लिए, तो व्यापारियों को भी छूट मिल गया। मणिपुर किसका गुलाम था सर उस समय? उस समय इन्हीं के कब्जे में था, इनके अधीन था मणिपुर, बर्मा के जी। मणिपुर स्वतंत्र हो गया इसी। इसके बाद गवर्नर जनरल बन के आते हैं आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1828 से 18 देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने भारत में कई कार्य किया। उन्होंने देखिए समाज के क्षेत्र में सामाजिक कार्य किया ही, सती प्रथा का किया ही, शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका काम हुआ। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में आप लोग को मालूम है कि सती प्रथा का अंत इन्हीं के साथ हुआ। पहले 1829 ईस्वी में बंगाल में लागू हुआ 17वें नियम के द्वारा सती प्रथा का अंत। 1830 ईस्वी में बंबई एवं मद्रास में भी लागू कर दिया गया। 1830 में ठगी प्रथा का अंत हुआ, इन्हीं के काल में ठगी प्रथा का भी अंत हुआ। इन्हीं के काल में ही भारत में पहला मेडिकल कॉलेज का बना था 1835 ईस्वी में। पहला मेडिकल कॉलेज ये कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, ये पहला मेडिकल कॉलेज लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में ही बना था 1835 ईस्वी में। इन्हीं के समय में शिक्षा के संदर्भ में ये विचार हुआ था कि भारत में शिक्षा की भाषा क्या होनी चाहिए, अंग्रेजी से। ठीक है, यानी जो प्रारंभिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा, दो चीज़ का विषय पे डिस्कशन हो रहा था। तो उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कर दिया गया। और इसकी वकालत किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने। और जो प्राथमिक शिक्षा थी उसमें देसी भाषा, ये प्राथमिक जो शिक्षा थी इसमें देसी भाषा देना चाहता। प्राथमिक शिक्षा के जो समर्थक थे उनका नाम था प्रिंसेप। प्राथमिक शिक्षा के समर्थक प्रिंसेप सर वही है ना जिन्होंने शिलालेख की खोज की थी, वही है जेम्स प्रिंसेप। ये वही है ना जिन्होंने पहली बार अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, ये वही है। हाँ बिल्कुल सही कह। देखिए उन्होंने कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी। बिल्कुल वही प्रिंसेप है, बिल्कुल उन्होंने ही पहले जो है पढ़ा था। ये प्राचीन शिक्षा के समर्थक थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में देखिए मैसूर को जीता तो गया था, लेकिन मैसूर में सहायक संधि आप देखिए मैसूर का राज्य का नहीं विलय हुआ था, सहायक संधि न लगी गई थी मैसूर को। लेकिन मैसूर का विलय जीता नहीं गया था क्षेत्र का। हम फिर समझा रहे हैं, मैं 1799 ईस्वी में लॉर्ड बेलेंजली के समय में सहायक संधि हुई थी मैसूर से, मैसूर के राजा से। टीपू सुल्तान तो मर गए थे, लेकिन इनके काल में मैसूर को विजय कर दिया गया अंतिम रूप से 1831 में।
मैसूर की विजय हुई और 1834 ईस्वी में इन्होंने एक क्षेत्र और को विजय किया। से 36 के बीच में एक गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था चार्ल्स मैकडॉफ। मैकडॉफ के पहले 1823 में एक गवर्नर जनरल बैठे थे कुछ दिन के लिए, उनका नाम था लॉर्ड एडम्स। 1823 लॉर्ड एडम्स इन्होंने क्या किया था, जो पत्रिका थी या जो पेपर था उस पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन सबसे पहले तो देखिए लॉर्ड वेलिंगटन ने ही प्रतिबंध लगाया था, इन्होंने तो और भी आगे बढ़ा के प्रतिबंध लगा दिया था। चार्ल्स मैकडॉफ ने क्या किया, पत्रिका पे प्रतिबंध हटा दिया, पत्रिकाओं पर प्रतिबंध हटा दिया। प्रतिबंध का मतलब था कि अनुमति लेकर, लाइसेंस लेकर ही कोई पत्र निकाल सकता है लोगों के बारे में, तो इन्होंने क्या किया, हटा दिया। आगे गवर्नर जनरल आते हैं लॉर्ड लिटन, उन्होंने नए तरीके से कानून बनाया और किसी भी समाचार पत्र को उन्होंने प्रतिबंध कर दिया था। उसको तो हम आगे बताएंगे। तो पहली बार पत्रिकाओं का इन्होंने पूर्ण रूप से, कोई भी व्यक्ति अपना पत्रिका स्वतंत्र रूप से निकाल सकता है, उसको कोई लाइसेंस अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद गवर्नर जनरल बन के आते हैं आपका 1836 से 1844 लॉर्ड ऑकलैंड। इनके साल में 1836 से 1842 ईस्वी प्रथम आल अफगान युद्ध थी। ये अंग्रेजों और अफगानों के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध का कारण क्या था, वो उनका काल है, ये देखिए ये उनका काल है, तारीख है, और ये युद्ध का समय है, मतलब ये कितने समय ये युद्ध का था, 1836 से 20 मार्च 1836 से लेकर 4 मार्च 1842। अच्छा हाँ, 42 ये 42 का काल है। तो इसके बाद इस काल में ही एक युद्ध लड़ा गया 1838 ईस्वी में, और ये युद्ध हुआ है प्रथम आंग्ल अफगान। ये 1836 से 1838 ये इस काल में ये युद्ध लड़ा गया था, आंग्ल अफगान युद्ध। और इस युद्ध का कारण ये था कि रूस अफगानिस्तान, आप देखिए मैप में देखेंगे तो अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिम में आप देखेंगे तो रूस है, और उसके पश्चिम में तो रूस क्या कर रहा था, अफगान की तरफ बढ़ रहा था। इसीलिए अंग्रेज ये चाह रहे थे कि अफगानिस्तान पे नियंत्रण स्थापित करना। इसीलिए लॉर्ड क्या कहते हैं ऑकलैंड ने एक दूत भेजा अपना, अलेक्जेंडर बर्न्स। दूत को अफगानिस्तान भेजा। लॉर्ड अलेक्जेंडर बर्न्स एक दूत बनकर अफगानिस्तान गया। इसी की सूचना पर यह बात क्लियर हो गई थी कि रूस जो है अफगानिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए अफगानिस्तान पर एक छोटा सा युद्ध लड़ा गया। उस समय अफगानिस्तान में दोस्त अली नामक एक शासक था, दोस्त अली, तो ये आक्रमण किया गया। वैसे दोस्त अली ने लॉर्ड ऑकलैंड से सहायता मांगी थी, क्योंकि वहाँ पर उत्तराधिकार के लिए लड़ाई चल रही थी, लेकिन ऑकलैंड ने दोस्त अली की सहायता नहीं किया और स्वयं एक युद्ध लड़ा। ऑकलैंड ने किसकी सहायता की, शाह शुजा की। ऑकलैंड ने उत्तराधिकार में शाह शुजा की सहायता किया और एक त्रिदलीय संगठन बनाया।
संगठन बना जिसमें ऑकलैंड, शाहसुजा और राणा रणजीत सिंह ये शामिल थे। लेकिन राणा रणजीत सिंह 1839 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो संगठन था, इस संगठन का उद्देश्य था कि अफगानिस्तान पर आक्रमण करके उस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया जाए और आपस में जो है बंटवारा कर लिया जाएगा। लेकिन ये जो त्रिदलीय संगठन था ये काम नहीं आया क्योंकि रणजीत सिंह मर गए थे बीच में। लेकिन एक छोटा सा इन्होंने युद्ध लिया, उस युद्ध में गजनी और कंधार पे विजय तो कर लिया छोटे से, लेकिन वहां पर अफगानियों ने विद्रोह कर दिया और अंग्रेजों को मार दिया, उनके सैनिकों की पूरी हत्या कर दी। इसके बाद जलालाबाद में भी इनके सैनिक थे, वहां भी हत्या कर दी। किसी तरह अंग्रेज बचकर भाग में आते हैं। इसमें कई पैसा बहुत खर्च हो जाता है अंग्रेजों का। तो ब्रिटिश काल में इस युद्ध को की बहुत आलोचना होती है, आंग्ल अफगान की। अभी तक के जितने भी युद्ध हुए इसमें आंग्ल अफगान युद्ध को क्या कहते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे कमजोर युद्ध था। आर्थिक दृष्टिकोण से आंग्ल अफगान युद्ध कमजोर साबित हुआ। ऑकलैंड के देखिए इनके काल में बहुत इंपॉर्टेंट, ऑकलैंड के ही काल में शेर शाह सूरी ने जो मार्ग बनाया था, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक बनाया था? ये सर बंगाल से लेकर मतलब कि बंगाल से पाकिस्तान में पेशावर तक, अटक पंजाब के अटक तक, उसको शेर शाह सूरी मार्ग कहते थे। इनके काल में उसको जीटी रोड, ये इन्होंने नाम रखा था, लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड के बाद गवर्नर जनरल बन के आते हैं आपके 1842 से 1844 लॉर्ड एलनबरो। कहाँ पे? चलिए उसको बताएंगे, थोड़ा सा समय का ध्यान रखते हुए जो इम्पोर्टेंट है बता दे रहे हैं, जो बचेगा वो बताया जाएगा। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844। लॉर्ड एलनबरो के काल में बहुत महत्वपूर्ण विजय हुई थी, सिंध की विजय। सिंध की विजय, सिंध की विजय हुई थी 1843 ईस्वी। सिंध की विजय हुई थी 1843 ईस्वी। सिंध उस समय एक स्वायत्त प्रांत था, इसको विजय करके भारत में ले लिया गया 1843 ईस्वी में। और फिर ये सिंध कहाँ चला गया? कब? ये 15 जब वो बंटवारा हुआ था 3 जून 1947 को माउंटबेटन में, तब सिंध को पाकिस्तान दे दिया गया था। ठीक है, पाकिस्तान यानी सिंध अभी भारत में आ गया। अफगानिस्तान की देखिए कभी विजय नहीं हुई थी, सिंध की विजय हो गई थी। सिंध जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का प्रांत है। सिंध एकदम पश्चिम का दरवाजा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। तो सिंध की ये विजय हो गई थी 1843 ईस्वी में। लॉर्ड एलनबरो के काल में ही एक सामाजिक प्रथा जो बहुत दिन से चली आ रही थी, दास प्रथा, ये तो आपका ऋग्वैदिक काल से चली आ रही थी, बहुत प्राचीन काल से। इसको खत्म कर दिया गया था, दास प्रथा का अंत। इसका 1843 ईस्वी में नियम 5 के तहत भारत में दास रखना, जबरन दास रखना एक कहते हैं गैर इरादतन काम हुआ। ये इनके कारण। इसके बाद कौन कौन नजर आया? 1844 से 1848 लॉर्ड हार्डिंग
इसको आप समझ लीजिए। इसके बाद भी एक हार्डिंग आता है, लॉर्ड हार्डिंग बाद भी आता है। उस समय जो है दिल्ली को राजधानी बनाई जाती है। ये लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट है। देखिए अब कहानी यहाँ से, अभी हमने आपको 1809 में बताया था कि लाहौर की संधि हुई थी राणा रणजीत सिंह के समय में। राणा रणजीत सिंह 1839 में मर जाते हैं। राणा रणजीत सिंह जब मर जाते हैं तो राणा रणजीत सिंह के दो लड़के होते हैं, खड़क सिंह दिलीप और नहीं, एक शेर सिंह। खड़क सिंह की भी मृत्यु हो जाती है बाद में, ठीक है। इसके बाद शेर सिंह के लड़के का नाम रहता है दिलीप सिंह। और शेर सिंह की पत्नी का नाम रहता है रानी जिंदल। और रानी जिंदल के दो प्रेमी रहते हैं, जिनका नाम रहता है लाल सिंह एवं शेर सिंह। देखिए ये चूंकि इतिहास में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल सिंह और तेज सिंह का नाम, और इन्हीं के कारण ये युद्ध भी होता है अंग्रेजों से। अब आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। लाल सिंह और तेज सिंह, ये इन्हीं के कारण जो है अंग्रेजों का लड़ाई होता है लाहौर। तो 1846 ईस्वी में 1846 ईस्वी में देखिए समझौता ये हुआ था 1809 में कि पूरब का क्षेत्र अंग्रेजों का है। हुआ था कि नहीं हुआ था? लेकिन लाल सिंह ने इस समझौते का उल्लंघन किया और विद्रोह किया। इसलिए अंग्रेज क्या हुए, लाल सिंह के खिलाफ हो गए। और 1846 ईस्वी में 4 बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हुआ। ये आंग्ल अफगान का, आंग्ल और सिख का प्रथम युद्ध 1846। आंग्ल और सिख युद्ध हुआ। ये देखिए ये 4 जगह लड़ा गया। हम नाम लिखते रहे हैं। पहला मुट्ठी में, तीसरा फिरोजपुर, तीसरा बंदोबस्त। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी सबराव में। ये देखिए कई बार प्रश्न आया है। 1846 ईस्वी में सबराव में सिख लोग पराजित हो गए। सिख पराजित हो गए और पहली बार लाहौर में एक अंग्रेज रेजिडेंट चला गया, ठीक है। ये सतलज नदी के देखिए पश्चिम में है लाहौर। लाहौर में देखिए अंग्रेजों ने कहा था कि पश्चिम नहीं जाएंगे, लेकिन इस संधि के द्वारा लाहौर में अंग्रेज में एक रेजिडेंट चला जाता है और इसलिए संधि होती है लाहौर की संधि। 1846 ईस्वी में लाहौर की। इस संधि में दिलीप सिंह को राजा को माना जाता है। रानी जिंदल को संरक्षिका घोषित किया जाता है। राणा रणजीत सिंह ने क्या किया था, कश्मीर जीत लिया था। कश्मीर को अंग्रेज लोग ले लेते हैं। अंग्रेज लोग कश्मीर को गुलाब सिंह को बेच देते हैं। कश्मीर को लेकर गुलाब सिंह को बेच देते हैं। और 1.5 करोड़ रुपया युद्ध हजारे में, ये युद्ध हरजाना में देना पड़ता है। ये सिख लोगों को ये संधि करनी पड़ती है। 1.5 करोड़ रुपया देना होता है। कश्मीर छोड़ देते हैं। कश्मीर को अंग्रेज लेके गुलाब सिंह नामक व्यक्ति को दे देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि हुई थी, लाहौर की संधि। लेकिन जब कश्मीर को गुलाब सिंह को बेचा जाता है, इसका विद्रोह, फिर विरोध होना होता है और विरोध लाल सिंह करता है।
फिर आक्रमण करके लाल सिंह पराजित हो जाता है। एक संधि और करनी पड़ती है, भैरोवल की संधि। 1846 ईस्वी में भैरोवल की संधि। इस संधि में जो रानी जिंदल अभी जिनको संरक्षिका बनाया गया था, अब उनका पद खत्म कर दिया जाता है। अब उनको पेंशन, जैसे नूरजहां को पेंशन दे दी गई थी, शाहजहां ने दिया था, कहाँ पे भेज दिया था नूरजहां को बताइए? दिल्ली, आगरा, लाहौर, अमृतसर, कहाँ भेजा था? लाहौर। ठीक है। वैसे देखिए क्वेश्चन आता है, वैसे रानी को भी, जो रानी जिंदल है, उनको अंग्रेजों ने पेंशन दे दिया और पेंशन उनको देकर शेखपुरा नामक स्थान पे भेज दिया। रानी जिंदल को पेंशन दे दिया, 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन, और शेखपुरा में इनको भेजा 1.5 लाख रुपया वार्षिक, और इनको शेखपुरा में भेजा, क्या कहते हैं, भेज दिया गया। और अंग्रेजी क्या कहते हैं, एक सिख कमेटी बनाई गई, 10 सदस्यों की सिख कमेटी बनाई गई। कमेटी बनाया गया जिसका अंग्रेज अध्यक्ष हो गया, वही निर्णय लेगा। ये दूसरी महत्वपूर्ण संधि थी लॉर्ड हार्डिंग के काल में सिख साम्राज्य से, भैरोवल की संधि। इस संधि से दिलीप सिंह अभी भी हैं, दिलीप सिंह मतलब यही है, और अभी भी दिलीप सिंह के ही पास कोहिनूर का हीरा है। जो कोहिनूर का हीरा, देखिए कोहिनूर का हीरा शाह शुजा ने रणजीत सिंह को दिया था। शाह शुजा अफगान का शासक था, और वो अभी भी दिलीप सिंह के ही पास है। तो ये देखिए 1846 लॉर्ड हार्डिंग के काल में भी एक सामाजिक बुराई जो चली आ रही थी, नरबली प्रथा। ठीक है, ये ज़्यादातर होड़ जनजाति है, अभी भी है भारत में। ये उड़ीसा में ज़्यादातर ये जनजाति पाई जाती है, उसमें ये प्रथा थी नरबली। इसको समाप्त कर दिया नरबली प्रथा। इसके बाद गवर्नर जनरल बन के आते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी कब समाप्त किया गया था? 1848 से 1856। ठीक है, ये अभी हमने जो संधि आपको बताई, कौन सी? भैरोवल की संधि। पंजाब राज को जीता नहीं गया, इन्हीं के समय में पंजाब को जीत लिया गया। ठीक है, पंजाब को जीत लिया गया इन्हीं के समय में। और 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुआ लॉर्ड डलहौजी के काल में, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुआ। रामनगर का युद्ध 1848 ईस्वी में, और चिड़ियावाला का युद्ध 1849 में, और एक अंतिम युद्ध हुआ गुजरात का युद्ध 1849। इस युद्ध में अंग्रेज पराजित हुए। वैसे अंग्रेज पराजित हुए थे। हाँ, तीनों। देखिए इस लड़ाई का देखिए कारण क्या है। लड़ाई राणा रणजीत सिंह ने, थोड़ा सा उनका इतिहास हम आपको बता दें, उन्होंने कई क्षेत्र को जीता था उसमें। राणा रणजीत सिंह उन्होंने देखिए 1799 में लाहौर को जीता था, 1805 में अमृतसर को जीता था उन्होंने, और 1818 में ये जीता था मुल्तान, और 1834 में पेशावर, ये राणा रणजीत सिंह ने विजय किया था। उनकी ज्यादातर जो विजय थी वो घरानियों से ही ज्यादा विजय थी। ठीक है, ये राणा। तो इस युद्ध
का कारण होता है मुल्तान में विद्रोह। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि युद्ध क्यों हुआ, कारण था मुल्तान के गवर्नर का विद्रोह। मुल्तान के गवर्नर के विद्रोह के कारण आंग्ल सिख युद्ध हुआ। मुल्तान में गवर्नर ने विद्रोह कर दिया, डलहौजी को इससे क्या कहते हैं फायदा मिल गया। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने एक नए सेनापति चार्ल्स नेपियर को भेजा। चार्ल्स नेपियर ने अंतिम यानी गुजरात के युद्ध में सिखों को पूर्ण रूप से पराजित कर दिया और सिख साम्राज्य खत्म हो गया और सिख साम्राज्य का विलय कर दिया। 1850 में सिख साम्राज्य का विलय हो गया। 1849 में होगा ना, 1849 ये विलय हो गया। इसके बाद देखिए राजा बचते हैं दिलीप सिंह को 5 लाख रुपया पेंशन दे दी गई और उनको लंदन भेज दिया गया और दिलीप सिंह से ही वो हीरा ले लिया गया। और हीरा कहाँ दे दिया गया? महारानी के राज मुकुट में अभी भी लगा हुआ है। ठीक है, वो हीरा की कहानी यही खत्म होती है। ठीक है, यानी पंजाब राज भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये सिख साम्राज्य समाप्त हो जाता है। दिलीप सिंह ने क्या किया, आगे चलकर ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया और वहीं पे जमींदारी प्राप्त कर ली। बाद में वो आए भारत में भी सिख धर्म उन्होंने अपनाया, लेकिन अंत में फिर वो लंदन चले जाते हैं, वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है और जो पंजाब राज्य है वो अंग्रेजों ने विलय कर लिया है। तो इनके काल में पंजाब राज्य का विलय हो गया। चलिए समय है सर, समझ एक बार फिर से ये वाला फिर से बताइए। इस क्या ये युद्ध है जो युद्ध हुआ था, देखिए इसको आपने लिख लिया, आप कहानी फिर से समझ लीजिए। राणा रणजीत सिंह से जब लाहौर की संधि हुई थी अंग्रेजों से, तो उनसे कहा गया था कि आप पश्चिम में जीत सकते हैं। किस नदी के पश्चिम में? सतलज नदी। देखिए क्वेश्चन आता है, तो सतलज में उन्होंने कई युद्धों को जीता। 1799 में उन्होंने लाहौर को जीता, लाहौर को उन्होंने राजनीतिक राजधानी बनाई। अमृतसर को जीता उन्होंने, मुल्तान को जीता, पेशावर को जीता उन्होंने और 1819 में ही उनको कश्मीर प्राप्त हो गया था। कश्मीर से शाह शुजा ने ही अफगानिस्तान का जो शासक शाह शुजा को रणजीत सिंह ने, हमने बताया था कि ऑकलैंड ने और क्या कहते हैं राणा रणजीत सिंह ने शाह शुजा से को राजा बनाने के लिए उसको क्या कहते हैं सहायता दी। तो इससे खुश होकर शाह शुजा ने कोहिनूर हीरा दे दिया था। तो ये घटना तो यहाँ तक चलती रही। जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बन के आया तो उसने स्वयं आक्रमण नहीं किया, वो बहाना ढूंढ रहा था। तो यहाँ मुल्तान है, इस समय पाकिस्तान में मुल्तान, वहाँ पे विद्रोह हो गया। मुल्तान के गवर्नर, उसका भी नाम है मूलराज ने विद्रोह कर दिया। तो डलहौजी को मौका मिल गया। वैसे भी लाहौर एक संधि हो ही चुकी थी, तो उस पर क्या हुआ कि प्रशासनिक हस्तक्षेप करते हुए डलहौजी ने आक्रमण कर दिया। तो 2 युद्ध हुआ जाता है। शुरुआत में हमने लिखवाया है, एक पहला युद्ध क्या कौन सा हुआ था? रामनगर का युद्ध हुआ और फिर हुआ आपका चिड़ियावाला। इस युद्ध में अंग्रेज पराजित हो जाते हैं। तब चार्ल्स नेपियर को भेजा जाता है। चार्ल्स नेपियर ने अंतिम रूप से गुजरात के युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया गया और पंजाब को विलय कर दिया था। ठीक है, यही था। देखिए लॉर्ड डलहौजी के काल में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। इस युद्ध का कारण ये था कि पहले आंग्ल बर्मा युद्ध में ये शर्त थी कि अंग्रेजी व्यापारी लोग वहाँ जा सकते हैं, लेकिन बर्मा के जो शासक थे वो व्यापारियों को व्यापार नहीं करने दे रहे थे।
इसलिए व्यापारियों के हस्तक्षेप, यानी व्यापारियों को जब उन्होंने हस्तक्षेप किया तो यही कारण हो गया आंग्ल बर्मा का। तो लॉर्ड डलहौजी ने लैम्बर्ट आक्रमण करने के लिए भेजा, लैम्बर्ट बर्मा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अंत में दक्षिणी बर्मा यानी रंगून पर अंग्रेजों ने अधिकार कर दिया। ये 1852 ईस्वी ये जीत लिया। देखिए लॉर्ड डलहौजी की तो पंजाब और बर्मा की विजय थी, लेकिन लॉर्ड डलहौजी के काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी उनकी एक नीति, जिसकी नीति को कहा जाता है गोद प्रथा। और इसी नीति के कारण यही माना जाता है कि भारत में 1857 की क्रांति भी हुई। तो उन्होंने एक नीति अपनाई थी गोद प्रथा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, या इसको एक और उन्होंने नाम दिया था व्यवगत का सिद्धांत। तो इस नीति के तहत अगर किसी राजा, वैसे 3 प्रकार के राज्य थे भारत में। एक तो बहुत बड़े राज्य थे जिनके में वो हस्तक्षेप नहीं करना था अंग्रेजों को, बहुत बड़ी जिनकी जमींदारी थी, जैसे मान लीजिए बहुत बड़े बड़े जो जमींदारी थी उन पे नहीं, लेकिन दूसरे नंबर के जो राज्य थे उनके, और तीसरे नंबर के राज्य इनकी जिनकी जमींदारी कुछ कम क्षेत्र में था, वहाँ पर ये नियम बनाया गया था कि अगर किसी राजा के वैध संतान यानी वैलिड संतान नहीं होगा, वो गोद लेता है, तो उस राज्य को अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया जाएगा। इस नीति का पालन करते हुए लॉर्ड डलहौजी ने कई राज्यों को हड़पा, जिसको कहते हैं गोद प्रथा की नीति, हड़प नीति या व्यवगत सिद्धांत। 1848 ईस्वी में सतारा देखिए अंग्रेजों ने, देखिए सहायक संघ, हाँ अधिगढ़ का सतारा राज को इन्होंने गोद प्रथा के नाते हड़प लिया। 1848 सतारा, फिर जैतपुर, फिर संबलपुर, फिर आपका उदयपुर, अच्छा बघाट, फिर आपका उदयपुर, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर। अभी वो अवध भी है, झांसी 1853 ईस्वी में झांसी, 56 में अवध, 1854 में नागपुर, 56 में तो अवध को जीतते हैं, 56 में अवध को, ठीक है। तो अवध का थोड़ा बहुत प्रथा से लेते हैं, अवध को किस तरह जीतते हैं, उसको कुप्रशासन का असर रहा। कुप्रशासन, देखिए अवध को इससे नहीं लिया गया था। ये सतारा, जयपुर, संबलपुर और बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर, ये जितने भी राज्य हैं इनका विलय गोद प्रथा से ही जीता था। देखिए झांसी का विलय किया गया, झांसी की रानी ने ये छोड़ दिया था, ठीक है, बाद में उन्होंने छेड़ दिया था। तो ये जितना भी राज्य का विलय किया गया है, ये राज्यों को गोद प्रथा के कारण ही विलय किया गया था। 1856 ईस्वी में अवध राज्य का विलय किया गया, अवध राज्य का विलय किया गया, और ये मिला गया प्रशासनिक असफलता के कारण, प्रशासनिक अक्षमता के लिए, प्रशासनिक अक्षमता। अवध का शासक उस समय था वाजिद अली शाह, उनका विलय कर दिया गया। इस विलय के फलस्वरूप आगे चल के क्रांति होती है, जिसमें अवध भी भाग लेता है और झांसी भी भाग लेता है। ये दोनों राज्य बाद में 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ अपने विद्रोह का कारण यही मानते हैं लोग, वो गोद प्रथा और ये जो उनके राज्य को हड़प दिया गया, इसी का। ये तो देखिए जो डलहौजी की आपकी ये विजय नीति थी, युद्ध नीति थी। चलिए इसको बंद कर दीजिए और आगे नहीं बताएंगे।